पीएफआई पर आखिरकार सरकार ने पाबंदी का ताला जड़ दिया। 5 साल तक न रैली कर सकते हैं, न कोई प्रदर्शन, न कोई मीटिंग। लेकिन सवाल यह है कि प्रतिबंध सिर्फ 5 साल का क्यों नहीं सरकार ने पीएफआई को सिमी की तरह हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया? ऐसा क्यों है कि पीएफआई को सिर्फ गैर कानूनी संगठन कहा गया है, इसको आतंकी संगठन की श्रेणी में नहीं रखा गया है? पीएफआई के पास अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के जरिए बैंकों में जो रुपए थे, अब उनका क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब देखिए। सोलह साल से पनप रहे नफरत के अंत की ये शुरुआत है। पिछले 16 साल से डेमोक्रेसी की आड़ में पनप रहे कट्टरपंथियों के अंत का ये आरंभ है। पीएफआई पर पहले चरण में 5 साल का बैन है। आप सोच रहे होंगे कि देश के खिलाफ गतिविधि करने वाले संगठन को क्या 5 साल सुधरने के लिए दिए गए? दरअसल इसके पीछे एक लीगल एंगल है। पीएफआई पर कार्रवाई संविधान के दायरे में रहकर की गई है। संविधान कहता है कि ऐसे संगठनों पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए अदालत में इस बात को पहले साबित करना होगा कि ये संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा था। केंद्र सरकार ने यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत पीएफआई पर बैन लगाया है। यानी पीएफआई और उसके बाकी सहयोगी संगठनों को सरकार आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि गैर कानूनी संगठन मानती है। फिलहाल पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में एक ट्राइब्यूनल बनाना होगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के जज करेंगे। इस ट्राइब्यूनल को अगले 6 महीनों में ये फैसला करना होगा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर लगाया गया ये प्रतिबंध सही है या नहीं। अगर ये ट्राइब्यूनल इस प्रतिबंध को सही मानता है तो ये बैन अगले 5 साल के लिए जारी रहेगा। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ये कहता है कि इस बैन को जारी रखने के ठोस सबूत नहीं है तो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। पीएफआई को आजीवन बैन कर देते तो जो यूएपीए एक्ट 1967 का बेसिक ऑब्जेक्ट है और जब तक कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं होता तो वो बैन करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को प्रिवेल करता है और जिसमें कोर्ट्स कहती है कि किसी भी संगठन को बिना मौका दिए हुए आप आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अगर किसी संगठन को गजट नोटिफिकेशन करके गवर्नमेंट जो एमएचए जो है एविडेंसेस कलेक्ट करके गैर कानूनी संगठन अगर घोषित करती है, आतंकवादी संगठन अगर घोषित करती है तो 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को वो मैटर रेफरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ट्राइब्यूनल जो है वो ट्राइब्यूनल उसमें जो जजेस होते हैं वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस होते हैं। तो दूसरा जो ट्राइब्यूनल के सामने जो संगठन है वो और जो गवर्नमेंट है ये दोनों वहाँ जाते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं उन एविडेंसेस को रखते हैं और विद इन 6 मंथ्स वो ट्राइब्यूनल इस बात को डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो सही है, वैलिड है, लॉजिकल है और एविडेंसेस से भरपूर है कि नहीं है। अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध सही है तो ये प्रतिबंध 5 साल से बढ़कर आजीवन हो जाएगा। इन 6 महीनों में यानी जब तक सरकार आरोप साबित नहीं करती है तब तक एनआईए जांच के लिए पीएफआई के 4 लाख सदस्यों में से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये सदस्य अब पीएफआई के लिए किसी भी तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति पीएफआई के नाम पर किसी भी गतिविधि में शामिल होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केरल में पीएफआई के महासचिव अब्दुल सत्तार ने एक बयान जारी करके यही बात कही है। हम महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। संगठन गृह मंत्रालय के लिए गए फैसलों को स्वीकार करता है। पीएफआई के सभी सदस्य संगठन से जुड़े सभी कामों को रोकते हैं। पीएफआई अपने 4 लाख सदस्यों से अपनी सैलरी का 10 रुपया हर महीने डोनेट करने को कहता है। सिर्फ सदस्यों से ही पीएफआई के पास 40 लाख रुपए हर महीने आते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग अलग से होती है। अपने एक मुकदमे को लड़ने के लिए पीएफआई ने कपिल सिब्बल को बतौर वकील 77 लाख रुपए दिए थे। ये जानकारी पीएफआई ने खुद दी है। ईडी के अनुसार एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए पीएफआई ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए जुटाए थे। इस बैन के बाद पीएफआई और उससे संबंधित तमाम बैंक खाते अब फ्रीज हो जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन की संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकती हैं। पीएफआई के नेता और कार्यकर्ता अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। राज्य सरकारें अपने स्तर पर संगठन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगी। प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं जहां से, वो प्रॉपर्टीज आप समझिए कि वो सारी की सारी गवर्नमेंट में आएंगे अगर यह साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी टेरर फंडिंग से बनाई गई है, इसमें विदेशों से, अरब देशों से, खाड़ी देशों से पैसा आया है और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना। इसका एक ही मकसद है कि यूथ को जो ब्रेन वॉश करना और ब्रेन वॉश करके उनको देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करवाना। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई अब भी बची हुई है। दरअसल एसडीपीआई पर बैन सरकार के दायरे से बाहर है, क्योंकि एसडीपीआई संवैधानिक तौर पर एक सियासी पार्टी है और किसी भी सियासी संगठन पर नकेल का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास होता है। अब चुनाव आयोग शिकायत के आधार पर तय करेगा कि एसडीपीआई का भविष्य क्या होगा। तब तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस पार्टी के चुने हुए पार्षद और सरपंच काम करते रहेंगे। इस पार्टी के ना तो चुनावों में हिस्सा लेने पर रोक होगी और ना ही इसे कोई कार्यक्रम करने से रोका जाएगा।